एक अच्छा ट्रेड वो नहीं होता है जिसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। एक अच्छा ट्रेड वो होता है जिसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत ही पास होता है और टारगेट बहुत ही दूर होता है। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा होता है। तो मान लीजिए अगर आप 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स पे ही एंट्री लेते हैं तो आप 9 बार गलत होकर के भी सिर्फ एक बार सही हो जाए तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो चलिए इस छोटी सी बात के बाद अब देखते हैं कि दिवाली के बाद मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के साथ। तो मंथली में आप नोटिस कर रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में एक काफ़ी बड़ी करीब करीब 900 पॉइंट की एक रिजेक्शन की विक बनी है, जो कि ये बता रही है कि 18,000 के ऊपर मैं नहीं रहना चाहती। अगर पीछे जाएं टाइम में तो फरवरी में हमें ऐसी ही एक करीब करीब 900 पॉइंट की लंबी सी टॉप विक कैंडल के ऊपर बनती हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद कुछ महीनों तक मार्केट फ्लैट रही, नीचे भी नहीं गिरी लेकिन ऊपर भी नहीं जा पाई। इस कैंडल के बाद हालांकि ओपनिंग नवंबर की पॉजिटिव है, लेकिन इस कैंडल के बाद इसको देखते हुए ये लग रहा है कि अब कुछ समय का एक टाइम करेक्शन आ सकता है या फिर एक प्राइस करेक्शन आ सकता है। अगर टाइम करेक्शन आएगा तो फिर काफ़ी समय तक हम कुछ महीनों 2-3 महीनों तक इसी जोन में अटके रह सकते हैं। अगर प्राइस करेक्शन भी आता है तो फिर हम 15,900 या 16,000, जहाँ से कि ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ था 16,000 से सीधा 18,600 तक कंटिन्यूस नॉन स्टॉप रैली थी, वही हमारा पिछला सपोर्ट है और वहाँ तक मार्केट आ सकती है। ये वो पॉइंट है, अगर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो अभी आप इन्वेस्टमेंट अपने होल्ड कर सकते हैं। तो यही वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो अगर यहाँ तक अगर करेक्शन आ जाता है किसी भी कारण से, तो यहाँ पे आप दिल खोल के लमसम बाइंग कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी करते हैं मंथली तो फिर ओवर द लॉन्गर टाइम फ्रेम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे प्राइस पे लेने से, तो आप उसको चालू रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छे करेक्शन का अभी इंतज़ार कर लेना चाहिए। अब देखते हैं, ये डेली में एक चैनल दिखाई दे रहा है आपको। ये चैनल काफ़ी पुराना है, कोरोना चैनल कह सकते हैं इसको। इस चैनल की मार्केट ने रिस्पेक्ट करी है काफ़ी बार। कोरोना के क्रैश में थोड़ा नीचे ज़रूर चला गया लेकिन वापस चैनल के अंदर आया निफ्टी, और फिर निफ्टी ने इसको जब चैनल का ब्रेकआउट दिया तो फिर चैनल का वापस टॉप के ऊपर 2-3-4 बार टेस्ट किया और फिर वापस चैनल के अंदर आया, चैनल के बॉटम से फिर वापस ब्रेकआउट दिया। तो ये एक चैनल है जिसका जो अभी ज़्यादा दूर नहीं है सपोर्ट के मामले में। ये चैनल अगर अगले कुछ दिनों में आ जाता है तो ये 17,700 600 से 17,700 के जोन में यहाँ पे हमको एक चैनल का सपोर्ट दिखाई देता है। इसके अलावा थोड़ा और डीपर सपोर्ट ढूंढे तो एक ये ट्रेंड लाइन दिखाई देती है हरी वाली। ये हरी ट्रेंड लाइन हालांकि उतनी वेल टेस्टेड नहीं है जितना टेस्टेड ये चैनल है, लेकिन यहाँ पे भी कोई 3-4 बार, यहाँ पे इसके आसपास 2 बार और यहाँ पे करीब 3-4 बार और निफ्टी ने इसको टेस्ट किया है। और ये ट्रेंड लाइन और चैनल दोनों जहाँ पे मर्ज हो गए थे वहाँ पे निफ्टी ने दोनों चीज़ों को एक साथ तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वापस चैनल के अंदर ही क्लोज मिला इसको। और उसके बाद जो बूस्ट मिला कि निफ्टी ने मुड़ के आज तक देखा नहीं है। तो ये अगले कुछ महीनों के लिए ये ट्रेंड लाइन, ये चैनल कुछ हफ्तों के लिए एटलीस्ट ये इंटैक्ट रह सकते हैं। नवंबर की 8 की जो एक्सपायरी दिखाई दे रही है वो एक्सपायरी मोस्ट लाइकली इस ही एक ट्रायंगल के अंदर होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे 18,000 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि मंथली कैंडल ने कह दिया है कि 18 मेरे बस की नहीं है, अक्टूबर की कैंडल ने। तो 18 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके अलावा नीचे चैनल का सपोर्ट है, और अगर चैनल का सपोर्ट गलती से टूट भी जाता है तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है हमारे पास। तो इन दोनों को एक बारी में तोड़ना तो इतना आसान बात लग नहीं रही है। लेकिन अगर ये यहीं पे अपना इस पीरियड कुछ अगले कुछ दिन इस ट्रायंगल के ही अंदर बिता देती है तो एक नेगेटिव चीज़ और निकल करके आती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको अभी इन्वेस्टमेंट होल्ड करने चाहिए, थोड़े से लमसम इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट। और अगर प्रॉफिट बुक करना चाहें तो थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। वो रीज़न ये है कि ये अगर आप देखेंगे यहाँ एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये कुछ दिन इस ट्रायंगल के ही अंदर रह जाती है निफ्टी और उसके बाद गलती से अगर ये ब्रेकडाउन दे देती है चैनल का और ट्रेंड लाइन का, तो फिर करेक्शन काफ़ी सीवियर हो सकता है। हेड एंड शोल्डर्स काफ़ी रिलायबल रिवर्सल इंडिकेटर, रिवर्सल चार्ट पैटर्न माने जाते हैं, और उस सिचुएशन में 16,700 या इवन 16,700, 16,300 और इवन 16 तक के रास्ते खुल जाते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और है कि निफ्टी रिसेंट टाइम में काफ़ी बुलिश रहा है। सितंबर का महीना नॉर्मली निफ्टी के लिए एक करेक्शन का टाइम रहता है, जबकि इस बार सितंबर के महीने में कुछ खास करेक्शन आया ही नहीं, बल्कि सितंबर में हम भागे हैं ऊपर की तरफ।
उसके बाद भी काफ़ी बार इंटरनेशनल यूएस मार्केट्स जहाँ लाल में क्लोज हो रहे हैं, वहीं हम ग्रीन में क्लोज हुए हैं, तो वहाँ का भी एक डाइवर्जेंस रह रहा है जो निफ्टी को एडजस्ट करना है। उसको कुछ हद तक पिछले कुछ दिनों में निफ्टी ने एडजस्ट किया है कि जहाँ यूएस की मार्केट ऊपर जा रही है, निफ्टी थोड़ा थोड़ा सा या तो फ्लैट रह रहा है या फिर लाल में क्लोज हो रहा है। लेकिन अब जब यूएस की मार्केट के भी गिरने की कुछ सिचुएशन बन रही है, उसको देखते हैं। अब यूएस की मार्केट में ये जो चैनल आप देख रहे हैं ब्लू वाला, ये भी एक काफ़ी पुराना चैनल है, और ये छोटा मोटा पुराना नहीं, ये 1930 से अब तक इंटैक्ट है। काफ़ी पुराना चैनल है ये। 1930s में यहाँ पे कहीं पे इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि पुराना डेटा पॉइंट इन्होंने जो डाला है वो उसके इतना डेटा था नहीं इनके पास, तो ये प्रॉपर कैंडल लाइंस वगैरह बना के नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से आप खुद से ट्रेडिंग व्यू में जाकर के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि चैनल ये 1930 से करीब 90 साल पुराना चैनल है ये। और इस चैनल की S&P 500 ने काफ़ी रिस्पेक्ट करी है। चैनल के अंदर एक टॉप उसका रेजिस्टेंस, बॉटम का उसका सपोर्ट और बीच का एक पॉइंट जो होता है सेंटर लाइन, ये तीनों की ही वैल्यू होती है, तीनों ही रिस्पेक्ट किए जाते हैं। तो ये चैनल बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सीरियस चैनल है। और S&P ने इससे एक बार रिजेक्शन पिछले पिछले से पिछले महीने में यानी सितंबर के महीने में उस चैनल से रिजेक्शन लिया है, जो कि उनका साल के हिसाब से भी देखें तो एक सीजनल वीक मंथ रहता है सितंबर, उस हिसाब से भी वो सही चीज़ है। और चैनल के टॉप से भी इसने पुराने चैनल के टॉप से इसने रिजेक्शन लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, तो वो भी एक नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन अब ये इस चैनल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत पुराना 90 साल का चैनल है उसको। उसके साथ साथ एक और चैनल यहाँ पर है जो कि S&P 500 का कोरोना चैनल है। अब ये कोरोना चैनल के मुताबिक S&P के पास थोड़ा और अपसाइड है, लेकिन 90 ईयर्स वाले चैनल, ये 1.5 साल का चैनल है कोरोना वाला, जबकि जो 90 साल वाला चैनल है उसके पास ज़्यादा पावर है। तो चांसेस यही हैं कि ये S&P इस टॉप से यहाँ से रिजेक्शन लेकर के और अब वापस इस चैनल के जो 90 साल पुराना वाला जो हमारा बड़ा चैनल है, सीनियर चैनल है, उस चैनल की रिस्पेक्ट करते हुए वापस अंदर आ जाना चाहिए। डेली कैंडल पे अगर देखें तो हमको और भी साफ पता चल रहा है कि इसके वापस नीचे आने के चांसेस बन रहे हैं। अब इंटरनेशनल में भी वीकनेस आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। एकदम परफेक्ट इवनिंग स्टार है, बहुत ही अच्छा इवनिंग स्टार है। यहाँ से एक अच्छा गैप अप, अच्छी ऊपर को रैली, अच्छी नीचे को प्राइस मूवमेंट, और फिर वापस घूम फिर करके चक्कर काट के एक डोजी बना के जहाँ ओपन हुई वहीं पे क्लोज कर दिया इसने, और वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, रिस्पेक्टेबल वॉल्यूम्स के साथ। तो जब ऐसा एक पैटर्न बनता है तो इसके बाद अगले दिन उतना ही बड़ा गैप डाउन होने के चांसेस होते हैं जितना पिछली बार गैप अप हुआ, यानी कि ये लेवल तक के। यहाँ पे ओपनिंग ही इसकी 4680 के आसपास होने के चांसेस है, और फिर उसके बाद एक लाल कैंडल कंटिन्यूस फॉर्म होती हुई दिखाई दे सकती है, जो ये चैनल के टॉप पे एक बार सपोर्ट ले सकती है थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बिफोर कमिंग बैक इनसाइड द चैनल। एक ऑलरेडी बुलिश चैनल को और बुलिश ब्रेकआउट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, दैट बिकम्स एन एक्सेस। और ऐसे एक्सेस जब हो जाते हैं तो वापस एक करेक्शन करके वापस चैनल के अंदर आके अपना पेस रिज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब ये जो कोरोना चैनल है, ये कोरोना चैनल कह रहा है कि मैं तो कंटिन्यूस बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता रहूँगा, लेकिन ये जो स्पीड इसने दिखाई है, ये स्पीड सस्टेनेबल नहीं होती है। ये जितनी स्पीड से कोरोना अपने 90 साल पुराने चैनल को तोड़ा उसने, उतनी स्पीड से वो वापस चैनल, बड़े चैनल के अंदर भी आया, और अंदर चैनल के अंदर रहते हुए वो जितनी मर्जी उछल कूद कर ले, लेकिन सीनियर चैनल की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल बनता है। तो S&P के अब जब यूएस नेगेटिव चल रहा था, हम तब भी पॉजिटिव चल रहे थे। अभी यूएस पॉजिटिव था तो हम थोड़ा बहुत नेगेटिव थे। अब ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि जहाँ यूएस भी नेगेटिव होगा हमारे साथ, और हम तो ऑलरेडी नेगेटिव मोमेंटम में है ही, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव टू कंसोलिडेशन वाले फेज में हम अटक सकते हैं। तो यूएस की तरफ से ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। निफ्टी के पास अपना एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, चैनल बॉटम का सपोर्ट है, और 18,000 का रेजिस्टेंस है। तो अगले कुछ दिनों के लिए निफ्टी इसी जोन में अटका हुआ दिखाई दे सकता है। S&P 500 चैनल के टॉप पे है, तोड़ चुका है, और उसके बाद हमको एक इवनिंग स्टार कैंडल दे चुका है, जो कि एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल का इंडिकेटर है।
इसी के साथ साथ एक बार विक्स को देख लेते हैं हम। इंडिया का विक्स क्या कर रहा है। तो अगर डेली कैंडल पे देखें हम, तो यहाँ से आकर के ये नीचे की जो लंबी विक्स, ये विक्स की जो नीचे बॉटम में शेडो है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि विक्स ओपनिंग आवर्स में जब मार्केट खुलती है तब थोड़े रैंडम से लो लिक्विडिटी की वजह से ऑप्शन के प्राइसेस थोड़े ख़राब गलत प्राइसेस पे कभी बाइंग सेलिंग हो जाती है किसी की, तो उसकी वजह से विक्स का जो डेटा है वो थोड़ा करप्ट हो जाता है। लेकिन कैंडल की जो बॉडी है, हम बॉडी को मानते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पे विक्स ने सपोर्ट लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, और अब वापस यहाँ पे आ चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन को 3 बार कम से कम विक्स रिस्पेक्ट कर चुका है इस ट्रेंड लाइन की। तो चांसेस यही है कि इस बार फिर से इसके एक बार तो रिस्पेक्ट करना बनता है। इसीलिए मैंने वेगा पॉजिटिव अपनी स्ट्रेटजीज बनाई है। लेकिन इसके पास अपसाइड में भी बहुत ज़्यादा रूम नहीं है, क्योंकि ये एक चैनल के अंदर है, और ये चैनल भी कोई छोटा चैनल नहीं है, ये बहुत पुराना चैनल है। ये चैनल ओवरऑल एक बेरिश चैनल है। तो इस बेरिश चैनल के अंदर विक्स ने एक छोटा सा अपमूव दे करके यहाँ तक 18 के आसपास तक एक बार जाने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर 18 इस चैनल के टॉप से अगर ये रिवर्सल दिखाता है तो मैं वेगा नेगेटिव स्ट्रेटजीज बनाने की सोचूंगा। आपको अगर वेगा पॉजिटिव या वेगा विक्स, चढ़ते हुए विक्स को कैसे कैसे फ़ायदा उठाना है, गिरते हुए विक्स का कैसे फ़ायदा उठाना है, उसको लेकर के वेगा पॉजिटिव या वेगा नेगेटिव स्ट्रेटजीज कैसे मैं बनाता हूँ, अगर वो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। मैं जल्दी उसके ऊपर भी कुछ वीडियो बना करके डालने की कोशिश करूँगा। अभी मुझको विक्स हालांकि गिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने विक्स चढ़ने वाली स्ट्रेटजीज फिलहाल डिप्लॉय करी हुई हैं। तो देखते हैं कि मंडे को इसके बाद ये किस तरह से 8 तारीख को बिहेव करता है, और 11 वाली एक्सपायरी तक विक्स और निफ्टी किस तरह से बिहेव करते हैं। विक्स इंक्रीजिंग, बाउंस बैक likely, currently at support। अच्छा, अब विक्स अगर ऊपर चढ़ने की सिचुएशन बन रही है तो इसका मतलब क्या है, निफ्टी के ये हमारा एक और डेटा पॉइंट बन जाता है जो हमें बताता है कि मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकती है। क्योंकि विक्स यूजुअली तब चढ़ता है जब मार्केट गिरती है, तब एक पैनिक आता है मार्केट के अंदर, तो वॉलेटिलिटी का जो इंडिकेटर है हमारा, वो उसका नंबर ऊपर को जाने लगता है। अब यूएस डॉलर एक बार देख लेते हैं। डॉलर नॉर्मली, डॉलर जब चढ़ता है तो मार्केट गिरती है, डॉलर गिरता है तो मार्केट चढ़ती है, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने एक उल्टा ही रिलेशन देखा है इनका, कि जहाँ डॉलर हमारा चढ़ रहा है और मार्केट भी चढ़ रही है, और रिसेंट कुछ दिनों में डॉलर गिर रहा था और मार्केट भी गिर रही थी हमारी साथ साथ। तो ये एक रिलेशन थोड़ा सा अजीब सा नोटिस में आया है रिसेंट टाइम में। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन तो साफ साफ यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, ये वाली, और इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक डॉलर अभी थोड़ा और गिरने के चांसेस हैं। और डॉलर अगर थोड़ा और गिर ये वीकली कैंडल है, इसमें डेली पे अगर जाएं तो हमको दिखाई देगा कि डॉलर में अभी थोड़ा यहाँ ये एक फ्लैट एरिया यहाँ पे पहले कंसोलिडेट किया है, तो इस बार फिर से यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, और फिर उसका एक ब्रेक डाउन देके यहाँ के आसपास आ सकता है। डिपेंड करता है कि वो कितना दिनों बाद वो नीचे आता है। लेकिन जब वो नीचे आएगा तो यहाँ अगर अब तुरंत आ जाता है तो 73 रुपये 20 पैसे के आसपास आ सकता है। थोड़ा रुक करके कंसोलिडेट करके आता है तो 73 रुपये 50 पैसे के आसपास आ सकता है, जहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन जोन भी हो जाएगा, और एक चैनल का ये ट्रेंड लाइन का बॉटम भी आपको इसको मिल जाएगा। जब ये इस जोन में कहीं पे आएगा, इस ट्रेंड लाइन के पास में 73 40 73 50 के जोन में, तो फिर मैं डॉलर में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि डॉलर को लेकर के फेड की जो पॉलिसी है यूएस की, वो भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो रही है। तो डॉलर थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन करंटली एट हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन एरिया में है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ कंसोलिडेट करे या नहीं करे, क्योंकि काफ़ी स्पीड से आया है नीचे, लेकिन चांसेस हैं कि ये यहाँ पे थोड़ा समय कंसोलिडेट करे 74 रुपीज़ से लेकर के 74.40 के बीच में, 74 से 74.40 के बीच में, इस एरिया में ये थोड़ा कुछ दिन टाइम बिता सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन और मिलता है तो चैनल का बॉटम है हमारे पास, जहाँ से इसके बाउंस बैक के चांसेस हैं। फेड ने अपना टेपरिंग अनाउंस कर दिया है। हालांकि इसका इमीडिएट हमको मार्केट में रिएक्शन पॉजिटिव मिला, लेकिन देखना पड़ेगा आगे कुछ दिनों के अंदर कि टेपरिंग का नॉर्मली मतलब ये है कि वो नोट की जो छपाई उन्होंने अंधी चालू कर रखी थी,
वो छपाई में थोड़ी कटौती करेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे ताकि मार्केट में से पैसा लिक्विडिटी थोड़ी कम की जा सके। जो इजीली लोन अवेलेबल है यूएस में तो करीब करीब 0% के पास के रेट पे लोन मिल जाते हैं। इंडिया में भी आप देख रहे होंगे कि एफडी के रेट काफ़ी कम चल रहे हैं, 6% 7%, लोन्स काफ़ी इजीली लो रेट पे मिल रहे हैं। तो टेपरिंग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट अब तक पिछले हफ्ते में अनाउंस हुआ था और अब तक इसका पॉजिटिव ही रिजल्ट पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया है मार्केट ने, ऐसा लग रहा है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में शायद से इसका इम्पैक्ट, असली इम्पैक्ट क्या रहता है, मार्केट इसको कितना इसको पॉजिटिवली लेती है या नहीं। अभी एक नेगेटिव सिग्नल भी मिला है S&P 500 में, उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में हमें समझ में आएगा। यूजुअली टेपरिंग एक नेगेटिव सिग्नल रहा है मार्केट के लिए। सितंबर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि सितंबर एक टिपिकली एक नेगेटिव मंथ रहता है इंडिया के लिए भी, यूएस के लिए भी। यूएस ने उसकी रिस्पेक्ट करी है और सितंबर में एक लाल कैंडल बना की थी, लेकिन इंडिया ने नहीं करी। और अप एंड डाउन का जो डाइवर्जेंस इंडिया और यूएस का रहा है उस पर भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। आने वाली इस नेक्स्ट एक्सपायरी 11 से नवंबर वाली एक्सपायरी काफ़ी टाइट रहने के चांसेस है, क्योंकि थोड़ा बहुत मोमेंटम आ चुका है। तो नवंबर 8 की एक्सपायरी के अंदर मैं वेगा पॉजिटिव स्ट्रेटजीज है मेरे पास, और इसके अंदर लेकिन रेंज काफ़ी टाइट रहेगी। 16,700 से ही लेकर के 18,000 की रेंज लाइकली लग रही है। और इसके अंदर, इस रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी क्रिएट हुई ऐसा लग रहा है, और उस वॉलेटिलिटी के साथ साथ हमारा जो विक्स का इंडिकेटर है वो भी ऊपर चढ़ेगा। अब उसके बाद वो कैसे बिहेव करता है अगले वीक में, इसको हम अगले वीक में देख सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप तब तक अभी अपने इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं जब तक 18,100 के ऊपर हमको कम से कम 2 कैंडल्स दिन की क्लोजिंग नहीं मिलती है। ये जो एक मुहूर्त ट्रेडिंग वाली कैंडल है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती, ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन ही स्ट्रिक्टली रहता है, और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन नहीं रहता, तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। ज़्यादा वॉल्यूम के बिना इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता। और सिर्फ टोटल ये 1 घंटे की ही एक कैंडल है जो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। दिन की कोई कैंडल 18,100 के ऊपर क्लोज हो, कम से कम 2 कैंडल्स, और उनमें से एक कैंडल 18,100 के ऊपर, पूरी बॉडी उसकी 18,100 के ऊपर हो। अगर विक उसकी शैडो अगर नीचे आ जाती थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन उसकी बॉडी पूरी की पूरी ओपन एंड क्लोज दोनों के दोनों 18,100 के ऊपर हो, और एक कैंडल 18,100 के ऊपर क्लोज, दूसरी की ओपन और क्लोज दोनों 18,100 के ऊपर, तब मैं जा करके इसके अंदर इसको मानूंगा कि हाँ ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट था और अभी भी जो कोरोना चैनल है वो इंटैक्ट है। नहीं तो फिर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन जाएगा, जिसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट होकर के एक थोड़ा बहुत हमारा प्राइस करेक्शन के चांसेस बनते हैं। नहीं तो फिर इसी एरिया में कुछ हफ्ते, कुछ महीने और बिताने का एक पॉसिबिलिटी दिखाई देती है।